अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस सेशन में मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर आतिफ से, जो सीईओ हैं कैरियर माइग्रेशन के, जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ा के हवाले से मल्टीपल कंट्रीज़ को ये लोग डील करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कि मैं आपके पास आया हूँ और मैं ये कह रहा हूँ जी कि मैंने अपनी इमिग्रेशन करवानी है कनाडा की, तो आपने मुझे इसमें अपनी सर्विसेज और अपनी कंसल्टेंसी देनी है, तो यहाँ से हम एक जो है ना एक सेशन अपना शुरू करेंगे। राइट, ठीक है जी, बताएं जी, मैं आ गया हूँ आपके पास। लेट्स सपोज मैं आपको अपना क्लाइंट समझ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा चार चीज़ें ही वो चार फैक्टर्स हैं मैं इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर रहा, मगर मैं एज ए क्लाइंट जो है yes. ताकि व्यूअर्स को ना जरा पता लगे कि इमिग्रेशन भी अप्लाई करा देंगे आगे हम, कि क्लाइंट के क्या कंसर्न्स होते हैं। yes. हाँ, तो प्लीज। और इसमें ना मुझे आपने जो आपका है ना वो इमिग्रेशन रूल बिल कोई C19 वो भी मैंने काफी देखा है, उसमें भी हाँ जी, उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। आप बताइए चार चीजें कौन सी हैं? देखिए, चार फैक्टर्स ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, और मतलब जो लोग एक्सप्रेस एंट्री को समझते हैं या जो लोग इमिग्रेशन में एंटर होते हैं, मोस्टली पढ़े लिखे लोगों को पता होता है कि चार फैक्टर हैं। वो एज है, वो आपकी एजुकेशन है, वो आपका आइल्स का स्कोर है, और आपका एक्सपीरियंस है। इस सब में आइल्स का स्कोर बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपके आइल्स का स्कोर CLB 9 नहीं आ रहा, यानी कि 777 8 लिस्टिंग में और बाकी सारे 7 बैंड्स नहीं आ रहे, तो फिर आपकी इमिग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल सिर्फ फिर जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ना, उन टेढ़े मेढ़े रास्तों में पड़ेंगे तो पॉसिबल करेंगे, और फिर ह्यूज अमाउंट स्पेंड करेंगे तो वो पॉसिबल हो सकती है। तो आपने मुझे मतलब अभी स्टार्टिंग में आपने मुझे डिसपॉइंट कर दिया। नहीं, मैंने आइल्स की जो स्कोर है वो बड़े हाई होने चाहिए। अच्छा, उसमें ना उसमें देखिए मैं मतलब एज ए क्लाइंट बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क का जो मेन खूबी है ना वो अंग्रेजी है। बोल लेते हैं, मगर मतलब जब हमें होता है यार कि बंदा सामने सुनने वाला है या हमें नोट करने वाला है, तो हम कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस शेक कर बैठते हैं। किसी को मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें, उसका वॉइस नहीं हो रहा, लेकिन अगर तो वो बिल्कुल ही नल है तो फिर तो हम उसको बाय कहेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का स्पीकिंग 6 पे आ रहा है, 6.5 पे आ रहा है, उसे 7 नहीं हो पा रहा स्पीकिंग में, तो या उसका स्पीकिंग में 7 आ रहा है और बाकी में नहीं आ रहा, उसका बैंड नहीं आ रहा, तो हमारे पास वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो जिन कैंडिडेट्स को हम रजिस्टर करते हैं उनके हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि हम उनके स्कोर को अपग्रेड करवा लेते हैं। मतलब उसकी इतनी एबिलिटीज बिल्ड कर देते हैं उसके अंदर कि उसको वो स्कोर मिल जाता है। तो आप ये तसल्ली रखें कि जो किसी का आइल्स का बैंड कम आ रहा है, वो 1 बैंड या 0.5 1 बैंड का उसका फर्क आ रहा है, तो डू कम टू अस, तो हम उसको कवर कर लेंगे, ट्रेनिंग वगैरह करके। हाँ, वो कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपकी एजुकेशन का। अभी राइट नाउ जो CRS स्कोर जा रहा है, मतलब एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोर जा रहा है, उसमें अगर तो किसी की ग्रेजुएशन है 16 ईयर एजुकेशन, जो BS ऑनर्स की डिग्री है, 4 इयर्स की डिग्री है, तो बहुत मुश्किल समय तो नामुमकिन है कि वो एक्सप्रेस एंट्री के पूल में बीट कर सके लोगों को, मतलब, और वो अपना स्कोर ऊपर लेके आ सके। उसका स्कोर गिरेगा जाके कोई 420 425, अगर उसका आइल्स का स्कोर भी अच्छा है, तो अब भी 420 425 में तो वो स्कोर नहीं आएगा। आज से कोई 2-3 साल पहले की बात होती है, फिर तो ठीक था। अब इसमें कैंडिडेट क्या करेगा? इसमें भी हमारी एक्सपर्टीज है। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, BS ऑनर्स की डिग्री है, तो डू कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। हम उसको भी उसका स्कोर इंक्रीज करेंगे, लेकिन अब मैं लाइव नहीं कह सकते, ये एक्सपर्टीज़ हैं। तो इस तरह तो बहुत सारे और भी हमारे जो कंपैटिटर्स हैं वो इसको पकड़ सकते हैं, इस बात को कि हम किस तरह स्कोर, ये हमारा एक कह लें कि हमारी एक्सपीरियंस है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अगर कोई हमसे आके रब्ता करता है तो हम उसको वी कैन वर्क ऑन इट। क्योंकि देखिए, मैंने तो आप पर ट्रस्ट इस वजह से किया क्योंकि आप कनाडा में रहे हैं, ठीक है, आपने वहाँ पर जिंदगी गुजारी है, तो ऑब्वियसली मतलब कोई कंसल्टेंट कभी कनाडा खुद ना गया हो और वो कनाडा के हवाले से इमिग्रेशन की सर्विसेज दे रहा हो, तो भाई ट्रस्ट बंदा नहीं करता। नेक्स्ट अब आ जाता है एज। तो एज एक ऐसा फैक्टर है जिसको छुपाया नहीं जा सकता ना। मतलब एज, फॉर एग्जांपल, आइडियली मैं समझता हूँ इस वक्त अगर किसी की इमिग्रेशन पॉसिबल हो सकती है थ्रू स्किल्ड बेस पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम, और वो स्किल्ड इमिग्रेशन पे जाएगा, तो उसको 30 से ऊपर अगर कोई एज है किसी की, तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, अगर वो शख्स 36 37 का हो गया, 39 40 से ऊपर चला गया, लेकिन उसकी जो स्पाउस है या उसका जो स्पाउस है, पार्टनर, वो 24 से लेके कहीं 30 31 पे फॉल कर रहा है, तो वो भी मतलब उसको भी हम स्किल्ड बेस पे डाल के उसको लेके जा सकते हैं। ये भी हमारी एक्सपर्टीज है। स्क्रीन में आपका नंबर भी चल रहा है, आपका ईमेल, आपकी सारी पर्टिकुलर चल रही है। आप जो कमिटमेंट्स आप कर रहे हैं, जी बिल्कुल, इसको अब आप ऑन करेंगे, हम इसको ऑन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर कोई हमसे आता है और हमसे वो लेता है इन्फॉर्मेशन, अब फॉर एग्जांपल किसी के ये सारे पॉइंट्स पूरे हो गए हैं और वो जाना चाहते हैं, अब हमने ये भी डिसाइड करना है कि कौन जाएगा। जैसे आपने बिल C19 की बात की है,
अब कनाडा को जो स्पेसिफिक प्रोफेशन में लोग चाहिए सिर्फ वही जा सकते हैं, और उन्होंने वो 4-5 स्पेसिफिक कर दिए हैं वो प्रोफेशन। कौन कौन से? वो हेल्थ ऑक्यूपेशन में कुछ प्रोफेशन आते हैं, आईटी के प्रोफेशन है, स्टेम में आते हैं, ट्रक ड्राइवर भी उसमें आते हैं, और कुछ ट्रेड के कुछ प्रोफेशन आते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड में अगर कोई मैनेजरियल पोजीशन पर है और वो बिजनेस में है तो उसके भी 1-2 प्रोफेशन उसमें फॉल कर जाते हैं। उसके डिफरेंट नॉक हैं बेसिकली ना। और स्टेम से बाद आपको स्टेम डिग्रीज इसकी फिजिकल साइंसेस में जिनकी डिग्रीज हैं वो इंजीनियर्स हैं डिफरेंट मतलब कैटेगरीज में, उनके लिए मतलब उनके ड्रॉज भी आते हैं, स्टेम का ड्रॉ भी आ रहा है। और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके ड्रॉ भी आ रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो हेल्थ ऑक्यूपेशंस हैं, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, डॉक्टर्स, नर्सेस, अपना फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट या मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, मतलब लैब के जो लोग होते हैं, ये लोग भी बेसिकली जा सकते हैं। अब यही लोग जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई एक लॉयर आ गया, मेरे पास एक टीचर आ गया, मेरे पास एक अकाउंटेंट आ गया, जनरल ट्रेड का बंदा, जनरल ट्रेड, तो उसका जाना उस कैटेगरी में जाना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि जो लोगों के पास स्पेसिफिक ट्रेड्स नहीं हैं तो उनके लिए जाना फिर इम्पॉसिबल हो गया। मतलब मुझे आप डिसपॉइंट कर रहे हैं। नहीं, मैं अगेन आपको डिसपॉइंट आप पहले डराते हैं फिर आप सॉल्यूशन देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये डर है बेसिकली ना, ये मार्केट में जो लोग चल रहे हैं ना, लोगों से डर बिक रहा है, ये डर बिक रहा है बेसिकली, डर की खेल। हाँ, सारा डर बिकता है बेसिकली, लोगों को डराएं। वो आपने वो बड़ा मशहूर ज़माना में काला सा डर के आगे जीत है, तो वो डर, लोगों का डर खत्म करते हैं बस। तो ऐसे लोग भी आ सकते हैं, मतलब उनको फिर हम किसी न किसी कैटेगरी में गाइड जरूर कर सकते हैं कि वो जा सकते हैं। उनके लिए ना कनाडा में ना अबाउट 100 के करीब स्ट्रीम्स हैं, जो इमिग्रेशन की स्ट्रीम्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली स्टिक हो गए कि आपने इसी स्ट्रीम में जाना है तो आप जा सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल किसी के रिलेटिव हैं अल्बर्टा में, और अल्बर्टा की आपके CRS स्कोर आपका अच्छा हो गया और आप एक्सप्रेस एंट्री में एंटर हो गए, 67 पॉइंट्स FSW में लेके आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप एक्सप्रेस एंट्री में फाइल बन गई है। अब आपकी फाइल में चाहे पॉइंट्स कम है, जो कि आप ओवरऑल ऑल प्रोग्राम में बीट नहीं कर रहे लोगों को, और आपने इंटरेस्ट जो है EOI जिसे कहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो अल्बर्टा में डाला है, ठीक है, तो अल्बर्टा में फैमिली स्ट्रीम में आप चले जाएंगे। अच्छा। उसके लिए आपका बैंड 777-8 होना जरूरी नहीं है, उसके लिए 6 बैंड भी हो सकता है, 7 बैंड भी हो सकता है। यहाँ पर जो कंसल्टेंट्स हैं वो गाइड करते हैं कि यार इस स्टेट में जाएं, तो ये आपके जो एक वीक पॉइंट है वो आपका वीक पॉइंट कवर हो सकता है। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स आइल्स के हैं, जिनके साथ डिग्री के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके एक्सपीरियंस के प्रॉब्लम है, मैं उनको कैटर कर रहा हूँ कि ये डिग्रीज, ये चीज़ें इन कैटेगरी से होने के बावजूद लोग CRS उनका स्कोर ऊपर नहीं जाता, मतलब एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर उनको नहीं उनका इस तरह से जाता कि वो जा सके, तो उनको गाइड करो। हाँ, अब आप वापस आते हैं, जो लोग इन कैटेगरी बेस्ड प्रोग्राम में नहीं फॉल कर रहे, मतलब उनकी वो डिग्रीज नहीं है, वो बेचारे क्या करेंगे, क्या नहीं जाएंगे वो, तो उनका भी हल है, उनका हल जॉब ऑफर है, उनका हल LMI है। लेकिन ये भी बहुत शेडी चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट में ये बहुत शेडी काम है कि आपको लोग पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद इतने एडवांस पैसे दे दें, इतने ये कर दें, हम आपको यहाँ भेज देते हैं, हम आपको LMI दे देते हैं, हम आपको वर्क परमिट दे देते हैं, हम आपको जॉब ऑफर। एडवांस पैसे किसी को नहीं देने। मैं आपको इस चैनल के जरिए लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कोई आपसे क्लेम कर रहा है कि वो LMI ले देगा या फलां कर देगा, तो आप उससे ये डील कर लें कि भाई आप हमें जॉब ऑफर दे दें, हमारा जिस दिन हमारा स्कोर 600 अप जाएगा हमारी एक्सप्रेस एंट्री में, और हमारा वो स्कोर अगर फॉर एग्जांपल 300 था तो वो 900 हो गया है, तो हम आपको IT आएगा तो हम आपको पे कर देंगे। IT कहते हैं इनविटेशन टू अप्लाई। IRCC ने आपको इनविटेशन टू अप्लाई तब दिया जब आपको नॉमिनेशन आई है प्रोविंस की तरफ से, ठीक है। तो अगर तो कोई इस तरह से स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वो मतलब आपके लिए वहाँ पे क्रिएट कर सकता है और वाकई वहाँ पे एम्प्लॉयर है जो जिसको आप चाहिए, और वो उसने किस तरह से एम्प्लॉयर से आपको जॉब कंसल्टेंट भी करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट मतलब प्रोविंसेस में आप डालें अपनी CV, इंडीड पे फेंकें, जॉब पोर्टल पे फेंकें, कवर लेटर आप फ्रीक्वेंटली और रिगरसली आप अपनी रेज्यूमे और कवर लेटर फेंकते हैं, शायद आपको जॉब मिल जाए। अच्छा, मुझे बताइए टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है? मतलब मैंने आके आपके पास आया हूँ और फिर मैंने कनाडा कितने अर्से बाद जाना, देखिए टोटल टाइम ड्यूरेशन बताइए। 1.5 माह में, 2 माह में, 3 माह में आपको ITA हिट हो जाता है। जैसे ही आपको ITA आता है, मतलब मैं यूजुअली कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि 1 मंथ से लेके 5 मंथ तक, ठीक है, इसके दौरान आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है अगर आपकी सारी चीज़ें इन प्लेस हैं, राइट। 5 मंथ में आ गया, जैसे ही आपको ITA आया, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए सारे, आपने जो लिखा था अपनी फाइल में वो आपने कनाडा को प्रोवाइड कर दिया। अब कनाडा उसके ऊपर वेरिफिकेशन करेगा। आपकी वेरिफिकेशन में वो आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस चेक करेंगे, उनके पास नादरा की एक्सेस है, वो नादरा की एक्सेस होती है उनके पास, हाई कमीशन के पास, वो आपकी नादरा में प्रोफाइल आपको सब चीज़ें चेक करेंगे कि ये पर्सन शादीशुदा है, इसके बच्चे ये हैं, ये फलां है, ये फलां है, सब चेक हो गया। फिर आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस भी वो आपसे यहाँ से ले लेंगे, आपको पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट गया हुआ है साथ, क्योंकि जब IT आता है तो आप पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट लगा के डॉक्यूमेंट्स का भेजते हैं। और उनके पास नादरा का एक्सेस होता है। इसका मतलब है किसी भी हवाले से झूठ बोलना, झूठ नहीं बोल सकते उनके साथ। और दूसरी चीज़, और झूठ बोल दिया तो फिर आप 5 साल के लिए वैसे बैन है आप।
और तीसरी चीज़ वो आपका आयल चेक करेंगे, वो ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन जाके आपका आयल चेक कर लेंगे कैबिनेट की साइट पे जाके। और इस पर्टिकुलर काम के लिए अगर आपको सही गाइडलाइन लेनी है तो डू कम टू मी। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको जो है आप आइल्स को अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मैं आपका ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा तो डू कम टू अस, मैं आपको बताऊंगा कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। फिर आपकी जॉब वेरिफिकेशन, डिग्री होती है हाँ हाँ डिग्रीज की जो ऑलरेडी ECA हुआ है वो HSC से ECA हुआ ही तब है जब उन्होंने HSC से ऑलरेडी चीज़ें ली हुई थी, तो उन्होंने ECA देखना है। वेस्ट ने इसको प्रूव किया हुआ है और यहाँ सेस ने या IQS ने इसको प्रूव किया हुआ है, जो उनकी इक्वलेंसी बॉडीज़ हैं वो इक्वलेंसी दी हुई है, उनको उससे कोई इशू नहीं है। अच्छा चौथी चीज़ आपका एक्सपीरियंस है। अच्छा ये बड़ा मैटर करता है, एक्सपीरियंस में वो आपको ईमेल करते हैं, वो आपको कॉल करते हैं, आपके एम्प्लॉयर को जहाँ पे आप काम करते हैं। ओके हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इन सम केसेस मेरे अपने एक्सपीरियंस में मतलब मैं आप आउट ऑफ एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं बात को कॉल ही नहीं आती, बात को क्योंकि आप बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं जब, तो बात का तो वेरिफिकेशन नहीं होती, आपकी प्रोफाइल बता रही होती है कि आप बाकी कॉम्पिटेंट जेन्युइन कॉम्पिटेंट पर्सन है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये प्रोडक्टिव साबित हो। व्यूअर्स आपने मैं देखा, थैंक यू वेरी मच।